हेलो एवरीवन, स्वागत है एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम जो सार्वजनिक वित्त है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें जो सार्वजनिक वित्त है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे कुछ फर्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ये बीए, एमए, बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वीडियो का, पूंजी लेवी की धारणा स्पष्ट कीजिए। तो लोक ऋणों के भुगतान के लिए पूंजी लेवी पद्धति भी अपनाई जाती है। पूंजी लेवी क्या होता है? पूंजी लेवी एक ऐसा कर होता है जो सरकार क्या करती है, नागरिकों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर एक बार में ही क्या करती है, वो लगा देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी लेवी कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण क्या है? तो सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। जैसे कि सरकारी बैंक्स होंगे और भी सरकारी संस्थाएं होंगी, वो क्या करती हैं, ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, सरकारें सार्वजनिक ऋण का उपयोग करके सड़कें, पुल, बांधों और सार्वजनिक परियोजनाओं का क्या करती हैं, निर्माण आदि करती हैं। ठीक है, जो सरकार जब सार्वजनिक ऋण लेती है तो उसमें क्या करती है, जनता की भलाई के लिए क्या करती है, काम करती है, जिससे जनता को क्या हो या समाज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा मिले। ठीक है, वही निजी ऋण क्या होता है? निजी ऋण वह ऋण होता है जो व्यक्तिगत या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, व्यक्तिगत खर्च आदि के लिए भी क्या किया जा सकता है, निजी ऋण लिया जा सकता है। या खुद की कंपनी शुरू करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, निजी ऋण लिया जा सकता है। अब बात करते हैं एंडम स्मिथ के करारोपण के दो नियम बताइए। हाल फिलहाल इसमें दो नियम बताए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, बहुत सारे नियम इसमें लिख रखे हैं। इसका एक अलग सा ही वीडियो मैं लेके आऊँगा, जो कि करारोपण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सार्वजनिक वित्त में हमेशा पूछा ही जाता है। तो पहला जो है आपका समानता का नियम है। इसमें समानता का नियम में क्या है, समानता या समता का नियम के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि विभिन्न करदाताओं पर कर इस प्रकार लगाया जाए कि सभी करदाताओं पर कर के भार में समानता रहे। अर्थात कर ऐसा लगाया जाना चाहिए कि जिसमें किसी को भी मुश्किल ना हो। ठीक है, किसी को भी देने में मुश्किल ना हो। ठीक है, और इस समय वर्तमान समय में क्या है, प्रगतिशील करारोपण को ही क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। मतलब जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे कर लगना चाहिए। भारत में भी कौन सा, आपको मैंने, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने 3 प्रकार के कर पढ़ाए थे, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अनुपातिक कर पढ़ाया था। तो भारत में कौन से कर को फॉलो किया जाता है, तो प्रगतिशील करारोपण को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसमें जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या किया जाता है, कर भी आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद है निश्चितता का नियम। इसमें क्या होना चाहिए, निश्चित जो कैनवन ऑफ सर्टेनिटी में क्या है, सिद्धांत में स्पष्ट करते हुए एंडम स्मिथ ने लिखा है, जो कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो उसे मैं पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ये सरकार द्वारा फिक्स होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना कर देना है। ठीक है, और ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि भुगतान का समय क्या होना चाहिए, भुगतान की विधि कैसी होगी, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना कर देना और कैसे भुगतान करना है। उसके बाद आता है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए एंडम स्मिथ ने लिखा है कि प्रत्येक कर ऐसे समय पर या इस ढंग से लगाया जाए कि करदाता को भुगतान करने में वह अत्यधिक सुविधाजनक हो। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, दूसरे शब्दों में सरकार को कर इस प्रकार लगाना, इस प्रकार कर प्रणाली इस प्रकार बनाना चाहिए कि जिससे करदाता क्या कर सकते हैं, अपने कर चुकाने में सुविधा महसूस करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कृषि में फसल के बाद लगाम वसूल करना चाहिए। मतलब जब फसल कटती है तब किसानों से क्या किया जाए, कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मितव्ययिता का नियम। मितव्ययिता के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि करों की वसूली में कम से कम व्यय हो। ठीक है, इसमें क्या है कि
जब आप कर वसूल करते हैं तो उसमें लागत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका कर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कर वसूलते समय क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कि कर आपका कम आ रहा है और उसको वसूल करने में जितने भी तंत्र लगे हुए हैं उसमें आपका पैसा ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, दूसरों ओर करदाता को भी कर की राशि निर्धारित करने में कम से कम व्यय करना पड़े। ठीक है, डॉल्टन ने इस सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत कर वसूल करने की लागत एकत्रित आय के अनुपात से न्यूनतम हो। मतलब जो कर हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे क्या हो, जो कर इकट्ठा करते समय जो पैसे खर्च हो रहे वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अन्य सिद्धांत में आ जाता है उत्पादकता का नियम आ जाता है, लोच का सिद्धांत आ जाता है। लोच के सिद्धांत में क्या है कि कर ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि किसी भी आवश्यकता या संकट के समय के करों के प्राप्त आय में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाए। मतलब अगर संकटकालीन आए तो क्या किया जाए, कर को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर सामान्य है तो कर को क्या किया जाए, कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, लोच के सिद्धांत का नियम ये बताता है। उसके बाद आता है सरलता के सिद्धांत। इसमें क्या है, नियम बिल्कुल सरल होना चाहिए। जो कर देने वाला है, ठीक है, और जो कर लेने वाला है, ठीक है, बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी कर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होगा। उसके बाद आता है विविधता का नियम होना चाहिए। कर कई प्रकार से क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आय कर की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, आयकर एक प्रकार का क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जो व्यक्तियों और व्यवसाय द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित आय पर लगाया जाता है। डायरेक्ट क्या किया जाता है, जो आयकर होता है डायरेक्ट आप पर लगता है। ठीक है, आयकर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आइए देखते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। आयकर की विशेषताएं, पहला क्या है आपकी विशेषता, प्रत्यक्ष कर है। ये क्या करता है, आप पर डायरेक्ट लगता है। ठीक है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जिसका अर्थ है कि वह सीधे व्यक्ति और व्यवसाय पर लगाया जाता है। ये क्या होता है। दूसरा इसका आयकर की विशेषता क्या है, आय पर आधारित होता है। ठीक है, आयकर आय पर आधारित होता है जिसका अर्थ है कि जितनी अधिक व्यय उतना ही अधिक क्या होगा, आपका आयकर होगा। उसके बाद एक क्या होता है, प्रगतिशील दर होती है। आयकर की क्या होती है, प्रगतिशील दर होती है। आयकर की दर प्रगतिशील होता है जिसका अर्थ है कि आय बढ़ने के साथ आपका आयकर की दर भी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आप के भारत में जो अपने कर का टैक्स का स्लिप देखा होगा कि 5 लाख है, 5 लाख पर 5%, 8 लाख पर 10%। ठीक है, अगर 12 लाख है तो उस पर 15%। इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे करों का कर का दर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत और व्यावसायिक आय होती है। आयकर व्यक्तिगत और व्यवसायिक आय दोनों पर ही लगाया जाता है। जो क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति और व्यवसाय दोनों पर ही क्या लगता है, डायरेक्ट ही लगता है। उसके बाद है कर कटौती। आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकार की कर कटौती होती है, जैसे कि ब्याज, किराया, चिकित्सा व्यय पर भी क्या किया जाता है, आपको कर लगता है। उसके बाद आता है कर अनुपालन। आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति और व्यवसाय को अपनी आय की घोषणा करनी होती है और आयकर का भुगतान करना पड़ता है। यह आपको बताना होता है कि आपकी क्या है, इनकम कितनी है, उसी हिसाब से क्या लगता है, आपको टैक्स लगता है और आपको कर का भुगतान करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य आधारित बजट पद्धति किस उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शून्य आधारित बजट होता क्या है। शून्य आधारित बजट प्रणाली, जीरो बेस्ड बजटिंग, एक बजट प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यय को शून्य से शुरू करके मान लिया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यय को साबित करना होता है कि वह आवश्यक है और बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, जो शून्य जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या किया जाता है, जितने भी व्यय को क्या किया लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है और उसको उसमें आपको साबित करना होता है। ठीक है, कि जो ये व्यय है वो महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग क्या होगा, प्रयोग से जनता को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। ठीक है, देखते हैं शून्य आधारित बजट प्रणाली का उद्देश्य व्यय को कम करना है। ठीक है, इस प्रणाली में प्रत्येक व्यय को साबित करना होता है। इसमें बताया जा प्रूफ आपको देना पड़ता है कि बजट जो व्यय हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या क्या लाभ हो रहा है जनता को, या सामाजिक कल्याण में हम कितनी भागीदारी दे रहे हैं।
कि वह आवश्यक है, जिससे अनावश्यक व्यय को कम किया जा सकता है। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग का ये भी है कि क्या किया जाता है, इससे ये क्या होता है, अनावश्यक जो व्यय होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद है बजट को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। इसके जीरो बेस्ड बजटिंग से क्या कहता है, बजट में और प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है नियोजन, ठीक है, उत्पादन और सामाजिक कल्याण को और ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करके बजट को और बनाया जाता है। उसके बाद है संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग का फायदा ये भी है या विशेषता ये भी है कि इस प्रणाली में संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यय को मान्य किया जाता है। अब इस तरह शून्य आधारित बजट प्रणाली का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि व्यवसाय, सरकार, व्यक्तिगत बजट आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहरे करारोपण पर टिप्पणी लिखिए या दोहरा कराधान क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता ही है। ठीक है, देख लेते हैं। दोहरा कराधान एक ही आय, संपत्ति या वित्तीय लेन देन पर दो अलग अलग समय पर लगने वाले लगाने को संदर्भित करता है। दोहरा कराधान आर्थिक हो सकता है, जो कॉर्पोरेट आय के रूप में कराधान के बाद शेयर धारक लाभांश पर कर लगाने को संदर्भित करता है। इसको देख लेते हैं। जो दोहरा कराधान से क्या तात्पर्य है, एक ही आय स्रोत पर दो बार क्या किया जाता है, कर लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा तब हो सकता है जब आय पर कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर क्या लगे, कर लगे। ठीक है, और जैसे कि आपका स्टॉक लाभांश के मामले में हो सकता है कि आप पर इस पर क्या हो सकता है, दो दो बार कर लग जाता है। उसके बाद दोहरा कराधान से तात्पर्य एक ही आय पर दो, एक ये भी हो सकता है कि एक ही आय पर क्या कर रहे हैं, दो देश लगा दे आपको कर लगा सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दोहरा कराधान बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं राजकोषीय नीति के दो उपदेश दीजिए। पहला है आपका पूंजी निर्माण, फिर राजकोषीय नीति द्वारा क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। दूसरा होता है इसके द्वारा आर्थिक विकास बनता है, क्योंकि एक राजकोषीय नीति ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति, बजट को क्या किया जाता है, रख को, इन सब का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मुद्रा प्रसार के प्रभाव को रोका, राजकोषीय नीति द्वारा ही मुद्रा प्रभाव को क्या किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, अगर बाजार में मुद्रा क्या है, मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा है तो राजकोषीय के उपकरण द्वारा ही क्या किया जाता है, मुद्रा प्रसार के जो प्रभाव हो उसको रोका जाता है। आय तथा धन के वितरण की असमानताओं को कम करना, ठीक है, रोजगार का सृजन करना, राजकोषीय नीति द्वारा ही क्या किया जाता है, बाजार में रोजगार को क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक आय के प्रमुख दो स्रोत बताइए। ठीक है, सार्वजनिक आय के दो स्रोत हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कर आगम, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। दूसरा है अकर आगम, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अकर आगम के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो मूल्य हो सकता है, शुल्क हो सकता है, फीस हो सकता है, जुर्माना एवं दंड हो सकता है, सरकारी संपत्ति का किराया हो सकता है, उपहार हो सकता है, अनुदान हो सकता है, महसूल हो सकता है, आदि हो सकते हैं अकर आगम का स्रोत। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरक्षा व्यय में वृद्धि के क्या कारण है बताइए। ठीक है, लगातार सार्वजनिक आय बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा जो हमारे देश में सुरक्षा व्यय में लगातार जो सुरक्षा बजट है, रक्षा बजट में लगातार व्यय क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या करना है, कारण बताना है। तो सुरक्षा व्यय में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण एक तो आंतरिक कारण है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक कारण और बाहरी कारण में। आंतरिक कारण का देख लेते हैं। पहला है आपका आतंकवाद और उग्रवाद। आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ती घटनाओं के कारण सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अधिक धन आवंटित करना पड़ता है। उग्रवाद जो नक्सलवाद के रूप में भी आप देखते रहते हो, भारत में कितनी बड़ी समस्या है, छत्तीसगढ़ वगैरह की, तो उनके लिए भी क्या करना है, लगातार क्या करना पड़ता है, सरकार क्या करती है, उसके लिए भी बजट बढ़ाती है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार को अधिक धन आवंटित करना पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सीमा विवाद है। जैसे कि आपने देखा होगा, चीन की सीमा की तरफ देख लो या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर आप देख लो, वहाँ पर जहाँ ज़्यादा विवाद है वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। ठीक है, कि जिससे हमारी सीमाओं सुरक्षित रह सके और वहाँ से कोई भी आर और पार ना हो सके। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा। देश के अंदरूनी हिस्से में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को अधिक धन क्या करना पड़ता है, आवंटित करना पड़ता है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर जो आती रहती है,
प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान के कारण सरकार को क्या करना पड़ता है, अधिक धन आवंटित करना पड़ता है ताकि उनके प्रभाव को क्या किया जाए, कम किया जा सके। अब बात करते हैं बाहरी कारण। बाहरी कारण में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के हिसाब से भी हमें क्या करना पड़ता है, जो सुरक्षा व्यय वो बढ़ाना पड़ता है। सैन्य तकनीक में प्रगति के कारण भी क्या किया जाता है, हमारा सुरक्षा जो व्यय है उसको बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण भी हमें क्या किया जाता है, सुरक्षा व्यय बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास के कारण भी क्या क्या है, सैनिकों के लिए आर्थिक विकास के लिए भी क्या किया जाता है, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना पड़ता है। अब नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजीगत व्यय वह धन जो एक संगठन या कॉर्पोरेट इकाई अपनी अचल संपत्ति जैसे भवन, वाहन, उपकरण या भूमि को खरीदने, बनाए रखने या सुधारने के लिए खर्च करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका उसको बनाने के लिए, ठीक है, या बनाए रखने के लिए जो खर्च करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब बात करते हैं कर का समता सिद्धांत क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर का समता सिद्धांत, टैक्स इक्विटी थ्योरी, एक आर्थिक सिद्धांत है जो क्या कहता है, यह बताती है कि करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों के लिए क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया, करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी नागरिकों की आय और संपत्ति के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए कि जितनी आय हो उतना ही क्या होना चाहिए, व्यक्तियों को कर होना चाहिए। अगर आय कम है और कर ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर वो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कर नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब है कि जिन नागरिकों की आय और संपत्ति अधिक है उन्हें अधिक भुगतान करना चाहिए। अब बात करते हैं कर का समता सिद्धांत निम्नलिखित बातों पर जोर देता है। पहला है करों की समानता पर, सभी नागरिकों को समान रूप से करों का भुगतान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका आय और संपत्ति के आधार पर कर लगना चाहिए कि जिसके आय और संपत्ति ज़्यादा हो उस पर क्या करें, कर की जिम्मेदारी ज़्यादा हो, जिसकी कम हो उसकी कर की जिम्मेदारी कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है करों की पारदर्शिता। करों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नागरिकों को पता चले सके कि करों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब बजट लाती है तो उसमें आपको बताते हैं कि हमने यहाँ से इतना पैसा प्राप्त हुआ है और हमने इन पैसों का उपयोग हमने इन इन स्थानों पर किया है। ठीक है, उसके बाद है कर का समता सिद्धांत के लाभ, करों की न्यायपूर्णता होती है। कर का जो समता या समानता सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी क्या होती है, सभी नागरिकों के लिए समान होती है, क्योंकि जो कर है वो सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है देना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास के लिए कर का जो समानता सिद्धांत या क्षमता सिद्धांत आर्थिक विकास को क्या करती है, बढ़ावा देता है, क्योंकि यह नागरिकों को अपनी आय और संपत्ति के आधार पर क्या करता है, करों करों का भुगतान करने के लिए क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है कि जितना आय हो आपको उतना ही क्या करना है, कर देना है। करों की पारदर्शिता आती है। कर का समता सिद्धांत करों की पारदर्शिता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह नागरिकों को पता चलने में मदद करता है कि उनके करों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और किन स्थानों पर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।